प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में जितना सीधा लगता है अंदर से उतना ही पेचीदा है। 18 अप्रैल 2026 को देश के प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं और बड़े भावुक मन से कहते हैं, मैं देश की सभी माताओं और बहनों से क्षमा मांगता हूं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 17 अप्रैल 2026 को संसद में सरकार जो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लेकर के आई थी वो गिर गया। 298 वोट पक्ष में पड़े लेकिन 230 वोट विपक्ष में पड़ गए। बिल पास होने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए था वो नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए विपक्ष को कोसा और कहा कि उन्होंने महिलाओं के हक मारे हैं। अब आप सोचेंगे कि सरकार तो बीजेपी की है, उनके पास तो बहुमत है, फिर बिल कैसे गिर गया। साथियों, यह कोई आम बिल नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जब संविधान में बदलाव होता है तो 2/3 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी सदन में मौजूद हर 100 में से 66 सांसदों की हाँ मंजूरी चाहिए। वर्तमान एनडीए सरकार के गठबंधन के पास 50% बहुमत तो है, लेकिन अकेले बीजेपी या सरकार के पास 2/3 का वो जादुई आंकड़ा नहीं है। बिना विपक्ष के समर्थन के वो संविधान नहीं बदल सकते और विपक्ष ने इसी का फायदा उठाया। एक आम इंसान के तौर पर जब हम यह सुनते हैं तो हमें लगता है, अरे विपक्ष तो बहुत बुरा है, सरकार महिलाओं का कितना भला सोच रही है। लेकिन साथियों, राजनीति में जो सामने दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अब यहीं से हमें सवाल पूछने हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से माफी मांगी तो एक बात दिल में चुभी। हम सबको याद है साल 2023 का वो खौफनाक मंजर जब मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया था। जब मणिपुर जल रहा था, देश भर में हाहाकार मचा था, तब महीनों तक संसद के अंदर इस मुद्दे पर खामोशी क्यों छाई रही। सरकार के ही एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है कि भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ लाखों अपराध जैसे रेप और घरेलू हिंसा दर्ज होते हैं। तो सवाल यह है कि जब मणिपुर जल रहा था, जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तब तो लाइव आकर यह नहीं कहा जाता कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर आज यह भावुकता क्यों? अचानक महिला आरक्षण की इतनी याद क्यों आई? और आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 साल हो जाने के बाद भी मणिपुर में रंच मात्र भी सुधार नहीं हुआ है। वहाँ अब भी हिंसा हो रही है और हजारों लोग, माताएं और बहनें न्याय के लिए सड़कों पर हैं। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? वहाँ की महिलाएं इस बिल और आरक्षण के हकदार नहीं हैं? इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। अब समझते हैं, क्या विपक्ष सच में महिलाओं का दुश्मन है? अगर आप ट्विटर खोलकर देखें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों या समाजवादी पार्टी और डीएमके के नेता, सब एक सुर में सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है वो यह नहीं कह रहा कि महिलाओं का आरक्षण मत दो। विपक्ष कह रहा है कि सरकार महिलाओं के आरक्षण की आड़ में एक बहुत बड़ा खेल कर रही है, जिसे कहते हैं परिसीमन, डिलिमिटेशन। अब यह परिसीमन क्या भला है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में एक गांव के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक पिता के 2 बेटे हैं। पिता ने कहा, जो कम बच्चे पैदा करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। पहले बेटे ने समझदारी दिखाई और सिर्फ 2 बच्चे पैदा किए। दूसरे ने बात नहीं मानी और 10 बच्चे पैदा कर लिए। अब जब संपत्ति यानी संसद की सीटों के बंटवारे का वक्त आया तो पिता कह रहा है कि चूंकि दूसरे बेटे के पास 10 बच्चे हैं, इसीलिए जमीन का बड़ा हिस्सा उसे मिलेगा और जिसने बात मानकर जनसंख्या रोकी उसकी जमीन कम कर दी गई। बिल्कुल यही खेल देश में चल रहा है। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल की और उत्तर भारत जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। सरकार जो नया परिसीमन बिल लाई है उसमें यूपी, बिहार की लोकसभा सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की घट जाएंगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार 2029 के चुनावों के लिए देश का राजनीतिक नक्शा बदलना चाहती है। इसीलिए उन्होंने महिला आरक्षण को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया कि अगर विपक्ष इसका विरोध करेगा तो हम कहेंगे कि ये लोग महिला विरोधी हैं। अब इस परिसीमन में महिला आरक्षण कैसे काम करेगा और विपक्ष सरकार से 543 सीटों पर ही क्यों लड़ रहा है? अब आपके मन में यह सवाल जरूर उबल रहा होगा कि आखिर यह परिसीमन और आरक्षण एक साथ कैसे जुड़ गए, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। याद है, मैंने अभी आपको एक पिता, उसके 2 बेटों और ज़मीन के बंटवारे का उदाहरण दिया था। बस उसी बंटवारे के सरकारी नाम को राजनीति की भाषा में परिसीमन, डिलिमिटेशन कहते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका एक गांव है। 20 साल पहले उस गांव में 1000 लोग रहते थे। तब गांव को 4 वार्डों हिस्सों में बांटा गया था और 4 सभासद चुने जाते थे।
अब 20 साल बाद गांव के एक हिस्से में आबादी बहुत बढ़ गई और दूसरे हिस्से में लोग कम हो गए। तो क्या पुराने 4 वार्डों से काम चलेगा? नहीं। सरकार क्या करेगी? वो पूरे गांव की गिनती, जनगणना करेगी और गांव की जमीन पर नई लकीर खींचेगी ताकि हर वार्ड में बराबर लोग हों। इसी नई लकीर खींचने और सीटें तय करने को परिसीमन कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत यह काम परिसीमन आयोग करता है, पर इसे लेकर दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है, अभी वीडियो में इस बारे में आगे समझेंगे। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, महिला आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन। इसे बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लीजिए। आज 2026 में जो लोग कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं के लिए नया कानून लाई है, वो बिल्कुल गलत है। यह नारी शक्ति वंदन कानून असल में साल 2023 में ही पास हो चुका था, पर अभी आपको नया कानून और बिल बोलकर भरमाया जा रहा है, क्योंकि आप सच जानना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि कोई बड़ा नेता या व्यक्ति जो आपको शब्दों के भंवर में फंसा रहा है, वह जो बोल रहा है वही सही है। इस नारी शक्ति वंदन कानून को संसद में 128वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया था और पास होने के बाद यह 106वां संविधान संशोधन बन गया था। जब 2023 में यह बिल पेश हुआ था तो विपक्ष ने भी खुलकर समर्थन किया था। तो फिर 2026 में संसद में क्या हुआ जो बिल गिर गया? असल में 2026 में सरकार 2023 के इस कानून के आर्टिकल 334A में लिखे परिसीमन के पेज को लागू करने या उसमें संशोधन करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर यह सारा बवाल हुआ। इस आर्टिकल 334A के खतरनाक खेल के बारे में हम वीडियो में आगे बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी आरक्षण के इस गणित को समझिए। 2023 का कानून कहता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी हर 3 में से 1 सीट। मान लीजिए परिसीमन के बाद आपके जिले में लोकसभा की कुल 3 सीटें A, B, C तय हो गई, तो चुनाव आयोग इन 3 में से किसी एक सीट, मान लीजिए सीट ए पर लाल ठप्पा लगा देगा कि ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या बीजेपी, सपा या कांग्रेस अलग अलग सीटों पर महिला उतार सकती हैं? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने जिस सीट ए को रिजर्व कर दिया, अब उस सीट पर भारत की हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, को कानूनन सिर्फ और सिर्फ एक महिला को ही टिकट देना पड़ेगा। उस सीट ए पर कोई भी पुरुष उम्मीदवार पर्चा तक नहीं भर सकता। चुनाव केवल महिलाओं के बीच होगा और जीतेगी भी कोई महिला ही। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह सीट ए जिंदगी भर के लिए, आजीवन महिलाओं के लिए फिक्स हो जाएगी? नहीं। इसे कहते हैं रोटेशन सिस्टम। लेकिन साथियों, यह ग्राम पंचायत की तरह हर 5 साल में नहीं बदलेगा। नए कानून के हिसाब से जब भी देश में अगला परिसीमन, डिलिमिटेशन होगा, तब यह सीट सामान्य हो जाएगी और इसकी जगह कोई दूसरी सीट बी या सी महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी, ताकि हर इलाके को एक महिला का नेतृत्व मिले। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि हर 3 में से 1 कुर्सी पर हमारी माताएं बहनें बैठेंगी। तो फिर 17 अप्रैल 2026 को संसद में पेच कहां फंस गया? पेच फंसा तारीख और शर्त पर। सरकार ने बिल में चुपके से एक लाइन लिख दी कि हम महिलाओं को आरक्षण तो देंगे, लेकिन आज नहीं। पहले हम पूरे देश की आबादी गिनेंगे, जनगणना करेंगे, फिर पूरे देश की सीटों का बंटवारा करेंगे, परिसीमन, और उसके बाद जो नई सीटें बनेंगी उन पर महिलाओं को आरक्षण देंगे। विपक्ष ने यही बात पकड़ ली और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक खेल, जिसका सीधा असर हमारे यूपी, बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक पड़ने वाला है। विपक्ष कह रहा है कि अरे भाई, जब आज हमारे पास लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो आप आज ही इन 543 का 33% यानी 181 सीटें महिलाओं को क्यों नहीं दे देते? आप 2026 के परिसीमन का और नई सीटें बढ़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की राजनीति इतनी गहरी है जो आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। सोचिए, अगर आज ही 543 सीटों में से 181 सीटें अचानक महिलाओं के लिए फिक्स कर दी जाएं तो क्या होगा? आज जो 181 बड़े बड़े दिग्गज पुरुष सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, उन कुर्सियों पर बैठे हैं, उनका टिकट रातों रात कट जाएगा, उनकी राजनीति और कुर्सी छिन जाएगी, जिस पर वो सालों से दीमक की तरह चिपक कर बैठे हैं।
सरकार जानती है कि अगर उसने अपने ही दिग्गज पुरुष नेताओं का टिकट काटा तो पार्टी के अंदर नेताओं में बगावत हो जाएगी। इसलिए सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया। सरकार ने कहा कि हम पुरानी 543 सीटों को नहीं छेड़ेंगे, पहले हम परिसीमन कराएंगे। जब लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 के पार हो जाएंगी, तब जो एक्स्ट्रा नई सीटें बनेंगी हम उनमें से महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाए और पुराने जमे हुए पुरुष नेताओं की कुर्सियां भी बच जाएं। लेकिन इसी सीटें बढ़ाने के चक्कर में दक्षिण भारत और पूर्वी राज्य भी भड़के हुए हैं। तमिलनाडु और केरल के साथ साथ पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्य भी आज नाराज हैं और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की तरह पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्य ने भी जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया है। आज वहां आबादी बढ़ने की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। अब उन्हें डर है कि आबादी कंट्रोल करने के इस अच्छे काम की सजा उन्हें 2026 के परिसीमन में मिलेगी। उन्हें डर है कि नए परिसीमन में उत्तर भारत, यूपी, बिहार की सीटें बेतहासा बढ़ जाएंगी और पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण राज्यों की संसद में ताकत और आवाज कमजोर कर दी जाएगी। अभी हमने समझा कि कैसे हमारे देश में नेता परिसीमन और 543 सीटों के डर से महिलाओं के आरक्षण को 2029 तक टालने का खेल खेल रहे हैं। हम दिन रात टीवी पर विश्वगुरु और नारी शक्ति के बड़े बड़े नारे सुनते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जब हम राजनीति में महिलाओं को हक देने की बात करते हैं तो दुनिया के नक्शे पर हम कहाँ खड़े हैं? एक बहुत छोटे से देश रवांडा के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यह अफ्रीका का एक बेहद गरीब और छोटा सा देश है। 1994 में वहाँ एक भयानक गृह युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए। उस युद्ध में सबसे ज़्यादा पुरुष मारे गए थे। जब देश तबाह हो गया तो वहाँ की महिलाओं ने देश को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि रवांडा की संसद में 61% से ज़्यादा महिलाएं हैं। जी हाँ, दुनिया में नंबर 1। हर 100 में से 61 कुर्सियों पर महिलाएं बैठती हैं। वहाँ किसी नेता ने यह नहीं कहा कि पहले परिसीमन करेंगे तब महिलाओं को हक देंगे। उन्होंने बस ठान लिया और कर दिया। अब थोड़ा यूरोप की तरफ चलते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देशों को देखिए। वहाँ कोई ज़बरदस्ती का सरकारी कानून या आरक्षण नहीं थोपा गया है। वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने खुद से तय किया कि हम आधे टिकट पुरुषों को देंगे और आधे महिलाओं को। आज वहाँ की संसद में लगभग 40 से 46% महिलाएं हैं और इसका नतीजा क्या है? वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के विकास की नीतियाँ दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। और अब बात अपने प्यारे देश भारत की करते हैं। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2024 में जो हमारी 18वीं लोकसभा बनी उसमें 543 सीटों में से कितनी महिलाएं जीत कर आईं? सिर्फ 74 महिलाएं, यानी मुश्किल से 13 से 14% के आसपास। अगर हम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की पूरी दुनिया की लिस्ट देखें तो 190 से ज़्यादा देशों की लिस्ट में हमारा भारत 140वें नंबर के आसपास धक्के खा रहा है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश भी महिलाओं को संसद में भेजने के मामले में हमसे बेहतर स्थिति में रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत इतना पीछे क्यों है? क्या हमारे देश की महिलाएं कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं। कल्पना चावला से लेकर गांव में खेत जोतने वाली महिला तक सबने अपनी ताकत साबित की है। हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश की राजनीति में एक महिला को टिकट देना रिस्क माना जाता है। नेताओं को लगता है कि महिला चुनाव कैसे लड़ेगी, गुंडों का सामना कैसे करेगी, पैसा कहां से लाएगी। दुनिया के देशों ने इच्छा शक्ति, विल पावर दिखाई और महिलाओं को आगे कर दिया। और हमारे देश में 1996 से लेकर आज 2026 तक पूरे 30 साल में हम सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। और जब 2023 में बिल पास भी हुआ तो उसे परिसीमन नाम के पिंजरे में कैद कर दिया गया। अब जरा अपनी याददाश्त के घोड़ों को थोड़ा पीछे दौड़ाइए। याद है आपको सितंबर 2023, नई संसद बनी थी, विशेष सत्र बुलाया गया था। सरकार ने ढोल नगाड़ों के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था। उस वक्त टीवी एंकर चीख चीख कर कह रहे थे कि देखिए जो काम 30 साल में नहीं हुआ वो इस सरकार ने कर दिखाया। सरकार के मंत्रियों ने संसद से बाहर आकर मिठाइयां बांटी थीं। ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे अगले ही दिन से महिलाओं को संसद की कुर्सियां मिल जाएंगी। विपक्ष ने उस वक्त भी बिल का समर्थन किया था, लेकिन विपक्षी नेताओं ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। सबने 2023 में एक बात साफ कर दी थी कि हम बिल के साथ हैं, लेकिन इसमें पिछड़े वर्ग, OBC, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं का कोटा कहाँ है और इसे तुरंत लागू क्यों नहीं कर रहे हो?
परिसीमन का झुंझुना क्यों पकड़ा रहे हो, और विपक्ष की वो चेतावनी आज अप्रैल 2026 में 100% सच साबित होती दिख रही है। जो सरकार 2023 में नारी शक्ति का क्रेडिट ले रही थी, आज अप्रैल 2026 में जब बिल 2/3 बहुमत ना मिलने से गिरा तो वही सरकार सारा दोष विपक्ष पर मढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी आकर क्षमा मांग रहे हैं। अगर आप विपक्ष के ट्विटर हैंडल्स देखें तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता सीधे तौर पर सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर आपकी नीयत सच में साफ थी तो आपने 543 सीटों पर आज ही महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया। आपने इसे 2026 के परिसीमन और दक्षिण भारत के सीटें कम करने की साजिश के साथ क्यों बांधा। विपक्ष साफ कह रहा है कि यह महिला आरक्षण का बिल था ही नहीं, यह तो परिसीमन का जाल था। सरकार चाहती थी कि विपक्ष इस बिल का विरोध करे ताकि चुनाव में वो जनता से कह सके कि देखिए विपक्ष महिलाओं का विरोधी है। जैसा कि वर्तमान समय में आपको देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं द्वारा विपक्ष के विरोध में प्रदर्शन दिख भी रहा है। पर मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल 99% महिलाओं को यह तक नहीं पता कि यह आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन बिल है क्या। इसमें